क्या आपने कभी सोचा है, जो कुछ भी आप जानते हैं, मानते हैं, महसूस करते हैं, क्या वो सब सच में सच है या बस आदत है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि हम जिन बातों पर भरोसा करते हैं, जो चीजें हम बार बार होते हुए देखते हैं, या जिन अनुभवों के आधार पर हम भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, क्या वो सभी वाकई में लॉजिक पर आधारित हैं या वो बस हमारी सोच की एक आदत बन चुकी है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की सबसे चर्चित और विचारोत्तेजक किताबों को आपकी अपनी भाषा हिंदी में लेकर आते हैं। हमारा मकसद सिर्फ किताबों को सुनाना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह पेश करना है कि हर शब्द आपके दिल को छू जाए, हर लाइन आपको सोचने पर मजबूर कर दे और हर चैप्टर आपके नजरिए में थोड़ी सी तब्दीली ला दे। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक चुनौती है आपकी सोचने की आदत को, आपकी मान्यताओं को और उस सिस्टम को जिससे आप रोज अपनी दुनिया को समझते हैं। इस किताब का नाम है एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग और इसके लेखक हैं डेविड ह्यूम, जो 18वीं सदी के सबसे प्रभावशाली और तार्किक दार्शनिकों में गिने जाते हैं। डेविड ह्यूम ने इस किताब को 1748 में लिखा था। इसका मकसद था दर्शन शास्त्र को आम लोगों तक लाना। इस किताब में उन्होंने यह दिखाया कि हमारा ज्ञान, हमारी समझ और हमारी सोच किस हद तक अनुभव पर आधारित है और किस हद तक भ्रम पर। वो हमसे ये सवाल करते हैं, क्या हम किसी चीज को होते हुए बार बार देखकर ये कह सकते हैं कि वो भविष्य में भी ऐसे ही होगी? क्या कॉज एंड इफेक्ट जैसी चीजें सच में होती हैं या वो बस हमारे दिमाग का पैटर्न है? जब हम कहते हैं कि आग जलाती है, तो क्या हम वाकई आग के जलाने की ताकत को समझते हैं या हम बस बार बार के अनुभव से ऐसा मानने लगे हैं? ये किताब कुल 12 सेक्शन में बंटी हुई है। हर सेक्शन एक नए और गहरे सवाल को उठाता है, जैसे आइडियाज की उत्पत्ति कहां से होती है? हम अलग अलग आइडियाज को एक दूसरे से कैसे जोड़ते हैं? क्या मिरेकल्स मुमकिन हैं? क्या एनिमल्स भी रीजनिंग कर सकते हैं? क्या इंसान सच में फ्री है या सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है? डेविड ह्यूम अपने विचारों से हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो ये कहते हैं कि जब तक हम अपने बिलीफ्स को चुनौती नहीं देते, हम सच को कभी समझ ही नहीं सकते। तो चलिए इस गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले दार्शनिक सफर की शुरुआत करते हैं। किताब है एन इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, लेखक डेविड ह्यूम और आवाज आपकी अपनी हिंदी ऑडियो बुक पर। चैप्टर 1 ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिलॉसफी। डेविड ह्यूम के पहले चैप्टर का विषय है दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाएं और उनके उद्देश्यों को समझना। ह्यूम दर्शन के 2 मुख्य प्रकारों को प्रस्तुत करते हैं, प्राकृतिक फिलॉसफी और मानवीय फिलॉसफी। उनका उद्देश्य यह दिखाना है कि इन दोनों प्रकारों के बीच गहरा संबंध है और इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। प्राकृतिक फिलॉसफी। ह्यूम के अनुसार प्राकृतिक फिलॉसफी वह प्रकार है जिसमें हम बाहरी दुनिया के प्राकृतिक घटनाओं और उनके कारणों की समझ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें प्राकृतिक दुनिया के नियमों और सिद्धांतों को समझने की कोशिश की जाती है, जैसे कि खगोल शास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि। प्राकृतिक फिलॉसफी का प्रमुख उद्देश्य यह जानना है कि कैसे और क्यों कुछ घटनाएं घटित होती हैं और इनके पीछे के कारण क्या हैं। ह्यूम यह मानते हैं कि इस प्रकार का दर्शन बाहरी घटनाओं को जानने और समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर यह समझना कि पृथ्वी कैसे घूमती है या पानी क्यों उबालता है, जैसे प्राकृतिक नियमों को समझना, यह सब प्राकृतिक फिलॉसफी के दायरे में आता है। यह फिलॉसफी इंद्रियों और अनुभवों पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप जलते हुए अंगारे को देखेंगे और महसूस करेंगे, तो आपके पास यह ज्ञान होगा कि अंगारे में गर्मी है। यहां अनुभव से प्राप्त जानकारी ही आपका ज्ञान बनता है, जो ह्यूम के अनुसार वास्तविकता को जानने का एकमात्र तरीका है। मानवीय फिलॉसफी। दूसरी ओर मानवीय फिलॉसफी, जिसे ह्यूम मानव प्रकृति की फिलॉसफी भी कहते हैं, मनुष्य के आंतरिक अनुभवों और मानसिक अवस्थाओं को समझने की कोशिश करती है। यह मानव मन, भावनाओं, विचारों
इरादों, इच्छाओं और सामाजिक व्यवहारों के अध्ययन पर केंद्रित होती है। ह्यूम मानते हैं कि मनुष्य केवल बाहरी दुनिया को ही नहीं बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को भी अनुभव करता है। वह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के आधार पर संसार को देखता है और समझता है। मानवीय फिलॉसफी का उद्देश्य यह समझना है कि मनुष्य कैसे सोचता है, क्यों वह कुछ कार्य करता है और उसकी आस्थाएं और विश्वास किस प्रकार बनते हैं। ह्यूम के अनुसार यह शाखा किसी व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं, उनके अनुभवों और उनकी आंतरिक दुनिया की प्रकृति को समझने में मदद करती है। यह हमारे व्यवहार, मानवीय संवेदनाओं, नैतिकता, धर्म और समाज के बारे में प्रश्न उठाती है। ह्यूम का मानना है कि मानव प्रकृतियों का अनुभव और व्यवहार उनके अंदरूनी मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दुखी है वह खुशी की बजाय दुख को ज्यादा महसूस करेगा। ह्यूम का कहना है कि इस प्रकार की फिलॉसफी से हम यह समझ सकते हैं कि मनुष्य अपने निर्णय कैसे लेते हैं और उसकी प्रतिक्रियाएं उसकी मानसिक स्थिति और अनुभवों से कैसे प्रभावित होती हैं। प्राकृतिक और मानवीय फिलॉसफी के बीच अंतर और संबंध। ह्यूम ये मानते हैं कि दोनों प्रकार की फिलॉसफी का उद्देश्य एक ही है, ज्ञान और समझ का विस्तार करना, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली अलग है। प्राकृतिक फिलॉसफी बाहरी दुनिया के घटनाओं को समझने के लिए है, जबकि मानवीय फिलॉसफी आंतरिक अनुभवों और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए है। हालांकि ये दोनों प्रकार अलग अलग लगते हैं, ह्यूम का मानना है कि दोनों का आपस में गहरा संबंध है। वे कहते हैं कि यदि हम सिर्फ प्राकृतिक फिलॉसफी पर ध्यान देंगे तो हम मानव अनुभव और उसकी मानसिक स्थितियों को समझने में असमर्थ होंगे। इसी तरह यदि हम केवल मानवीय फिलॉसफी पर ध्यान देंगे और प्राकृतिक घटनाओं से अनजान रहेंगे तो हमारी समझ अधूरी रहेगी। दोनों प्रकार की फिलॉसफी एक दूसरे के पूरक हैं। हमें दोनों को एक साथ समझने की जरूरत है ताकि हम अपनी दुनिया और अपने अस्तित्व को सही तरीके से समझ सकें। ज्ञान और अनुभव का महत्व। ह्यूम का यह भी मानना है कि मनुष्य का ज्ञान मुख्यतः अनुभव और इंद्रिय से आता है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुभवों से प्राप्त होता है। ज्ञान का आधार सेंसरी डेटा, इंद्रिय के माध्यम से प्राप्त जानकारी और अनुभव पर आधारित है, और यह ज्ञान समय के साथ हमारे विश्वासों और धारणाओं में बदल सकता है। ह्यूम के अनुसार दर्शन का उद्देश्य यह है कि हम अपने ज्ञान के स्रोत को समझें और उसे स्पष्ट रूप से पहचानें। वह कहते हैं कि ज्ञान की कोई भी प्रणाली, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवीय, अनुभव से ही जुड़ी हुई है। यह किसी भी प्रकार के तर्क या प्रमाण के बिना नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने पानी में हाथ डाला और उसे ठंडा महसूस हुआ तो वह उस अनुभव के आधार पर यह ज्ञान प्राप्त करेगा कि पानी ठंडा होता है। यह ज्ञान किसी तर्क से नहीं बल्कि अनुभव से उत्पन्न हुआ है। चैप्टर का निष्कर्ष। इस चैप्टर में ह्यूम दर्शन की दो प्रमुख शाखाओं को स्पष्ट करते हैं और यह दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चैप्टर 2 ऑफ द ओरिजिन ऑफ आइडियाज। डेविड ह्यूम के दूसरे चैप्टर का मुख्य विषय है विचारों, आइडियाज की उत्पत्ति और उनके स्रोत। ह्यूम का मानना है कि हमारे सभी विचारों का स्रोत या तो सीधे हमारे इंद्रिय ज्ञान, सेंसरी इंप्रेशंस से आता है या फिर हमारे मानसिक अनुभवों से। ह्यूम इसे स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि मनुष्य के पास जो भी ज्ञान होता है वह या तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभवों के माध्यम से होता है या फिर उन अनुभवों के आधार पर बनाए गए विचारों से। इंद्रिय ज्ञान और विचारों के बीच अंतर। ह्यूम के अनुसार इंद्रिय ज्ञान, सेंसरी इंप्रेशंस, वे अनुभव होते हैं जो हमें सीधे हमारी इंद्रियों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ये सभी हमारे इंद्रिय ज्ञान के उदाहरण हैं। इंद्रिय ज्ञान हमेशा ताजगी और तीव्रता से भरा होता है। यह पूरी तरह से सजीव और स्पष्ट होता है। जैसे जब हम गर्मी को महसूस करते हैं तो हम सीधे अनुभव करते हैं कि यह गर्म है, और यह अनुभव हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। वहीं विचार, आइडियाज, वह मानसिक रूप से निर्मित छवियां या धारणाएं होती हैं जो हमारे द्वारा अनुभव किए गए इंद्रिय ज्ञान पर आधारित होती हैं, लेकिन वे उतनी ताजगी
और स्पष्टता से नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी ग्रीष्मकाल में गर्मी का अनुभव करते हैं तो हमें वह अनुभव सजीव और तीव्र रूप में होता है, लेकिन जब हम उस अनुभव को सोचते हैं या उस पर विचार करते हैं तो यह अनुभव उतनी तीव्रता से नहीं होता। हम गर्मी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वह मानसिक रूप से उतनी स्पष्ट नहीं होती जितनी कि जब हम उसे महसूस करते हैं। ह्यूम यह स्पष्ट करते हैं कि सभी विचारों का मूल हमारे इंद्रिय अनुभवों से होता है। हर विचार, चाहे वह मन में एक छवि हो या एक विचार, किसी न किसी अनुभव से उत्पन्न होता है। किसी व्यक्ति ने जो देखा है, सुना है या महसूस किया है, वही उसके विचारों का आधार बनता है। समानताएं और भिन्नताएं। ह्यूम ने विचारों और इंद्रिय ज्ञान के बीच के अंतर को समझाया है, लेकिन साथ ही यह भी बताया है कि विचार और इंद्रिय ज्ञान के बीच कुछ समानताएं भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर, विचारों के माध्यम से हम अपनी इंद्रिय अनुभवों को पुनः जीवित कर सकते हैं, लेकिन वे उतने सजीव या तीव्र नहीं होते। यदि आप किसी चित्र को देख रहे हैं तो वह आपकी आंखों में बहुत स्पष्ट और जीवंत होता है, लेकिन यदि आप उस चित्र के बारे में सोच रहे हैं तो वह उतना स्पष्ट नहीं होता। ह्यूम यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का मानसिक जीवन उस व्यक्ति के अनुभवों और विचारों से भरा हुआ होता है, और यह विचार उनके इंद्रिय अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि विचार और इंद्रिय ज्ञान दोनों के बीच गहरा संबंध होता है, और यह रिश्ता इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से इन विचारों को मानसिक रूप से निर्मित करते हैं। नियमों और वर्गीकरण का विचार। ह्यूम ने यह भी उल्लेख किया है कि विचारों के उत्पन्न होने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। पहला नियम यह है कि किसी भी विचार का स्रोत हमेशा इंद्रिय ज्ञान से आता है, जैसा कि पहले बताया गया है। दूसरे, विचारों का निर्माण हमारे मन में कुछ मानसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है, जैसे तुलना, अनुकरण और संयोजन। उदाहरण के तौर पर, हम एक मनुष्य के चेहरे के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग देख सकते हैं, जैसे आंखें, नाक, मुंह, और फिर इन्हें जोड़कर हम एक मानसिक छवि बना सकते हैं कि यह एक पूर्ण चेहरा है। इसके अलावा ह्यूम यह मानते हैं कि विचारों में कुछ सामान्यताएं और भिन्नताएं होती हैं। समानताएं तब होती हैं जब हम विभिन्न विचारों को एक साथ जोड़कर एक मानसिक छवि या विचार बनाते हैं, जबकि भिन्नताएं तब होती हैं जब हम विभिन्न विचारों को अलग अलग तरीके से समझते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। चैप्टर का निष्कर्ष। इस चैप्टर में ह्यूम यह सिद्ध करते हैं कि हमारे सभी विचार इंद्रिय ज्ञान पर आधारित होते हैं। वह यह बताते हैं कि कोई भी विचार अपने आप उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह हमारे अनुभवों और इंद्रिय ज्ञान से जुड़ा होता है। ह्यूम के अनुसार हमें अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम विचारों और इंद्रिय ज्ञान के बीच के अंतर को समझें। इस प्रकार इस चैप्टर में ह्यूम ने विचारों की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट किया और यह बताया कि हर विचार का स्रोत हमारे अनुभवों और इंद्रिय ज्ञान से आता है। चैप्टर 3 ऑफ द एसोसिएशन ऑफ आइडियाज। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे विचार किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ते हैं। वह यह मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक विचार से दूसरे विचार की ओर सहज रूप से चलता है, और इस प्रक्रिया को वे एसोसिएशन ऑफ आइडियाज यानी विचारों की आपसी संगति कहते हैं। ह्यूम का मानना है कि हमारा मस्तिष्क विचारों को एक विशेष क्रम में नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह में जोड़ता है। जैसे हम कोई एक बात सोचते हैं और अचानक वह बात हमें किसी दूसरी बात की याद दिला देती है। यह प्रक्रिया अक्सर बिना किसी प्रयास के होती है और हमारी रोजमर्रा की सोच का एक अभिन्न हिस्सा है। विचारों के जुड़ने के 3 मुख्य तरीके। ह्यूम बताते हैं कि विचारों को आपस में जोड़ने के मुख्यतः 3 तरीके होते हैं। 1. समानता, रिजेम्बलेंस। जब कोई विचार हमें किसी अन्य विचार की याद दिलाता है क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति का चेहरा देखते हैं और वह चेहरा हमें किसी पुराने दोस्त जैसा लगता है, तो वह समानता के कारण हमारे दिमाग में जुड़ जाता है। 2. सन्निकटता, कॉन्टिग्विटी इन टाइम और प्लेस। इसका मतलब है कि जब 2 घटनाएं या चीजें समय या स्थान में पास पास घटती हैं तो हमारे मन में वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे अगर हम किसी पुराने स्कूल की बिल्डिंग को देखें तो हमें हमारे स्कूल के दोस्त
क्लासरूम या उन दिनों की याद आ जाती है। 3. कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। जब एक विचार हमें उस चीज की याद दिलाता है जो उसका कारण या परिणाम थी। जैसे अगर हम बादलों को देख रहे हैं तो हमें बारिश की संभावना का विचार आता है। यहां बादल और बारिश का संबंध कारण और प्रभाव का है। ह्यूम बताते हैं कि ये 3 नियम हमारे मस्तिष्क की सोच की संरचना को बनाते हैं। यही नियम तय करते हैं कि हमारे विचार कैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और हम कैसे सोचते हैं। यह प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? ह्यूम के अनुसार अगर हम समझ जाएं कि विचारों में यह जुड़ाव कैसे होता है तो हम इंसानी सोच की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वह कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारी सोच बहुत व्यवस्थित और तार्किक है, लेकिन वास्तव में बहुत बार यह सोच केवल जुड़ी हुई यादों और अनुभवों की श्रृंखला होती है। यानी हम जैसे जैसे किसी चीज के बारे में सोचते जाते हैं, हमारे पुराने अनुभव और उनसे जुड़ी भावनाएं धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और नया विचार उत्पन्न होता है। कल्पना और धारणा का अंतर। ह्यूम यह भी स्पष्ट करते हैं कि विचारों के बीच का यह जुड़ाव हर बार सटीक या सत्य नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम किसी बात की कल्पना कर सकते हैं जो वास्तव में नहीं हुई हो, लेकिन वो हमारे पुराने अनुभवों से जुड़ी हो सकती है। इसका मतलब यह है कि हर विचार का संबंध केवल सच्चाई से नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत अनुभवों और भावनाओं से भी हो सकता है। चैप्टर का निष्कर्ष। इस चैप्टर में ह्यूम यह सिद्ध करते हैं कि हमारी सोच केवल तर्क और विश्लेषण पर आधारित नहीं होती, बल्कि यह एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें विचार एक दूसरे से 3 मुख्य तरीकों से जुड़ते हैं: समानता, सन्निकटता और कारण प्रभाव। यह एसोसिएशन ऑफ आइडियाज का सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि हम किस तरह से चीजों को याद करते हैं, निर्णय लेते हैं और नई बातें सोचते हैं। ह्यूम का यह विचार आज भी मनोविज्ञान और दार्शनिक सोच की दुनिया में एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। चैप्टर 4, स्केप्टिकल डाउट्स कंसर्निंग द ऑपरेशंस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम बहुत गहराई से इस सवाल पर विचार करते हैं कि हमारी समझने की शक्ति यानी अंडरस्टैंडिंग पर कितना भरोसा किया जा सकता है। ह्यूम यहाँ संदेह, स्केप्टिसिज्म की भावना को सामने लाते हैं और पूछते हैं कि क्या हम जो भी सोचते हैं, अनुभव करते हैं या समझते हैं, वह वास्तव में सत्य है भी या नहीं। वह शुरुआत करते हैं इस बात से कि हमारा ज्ञान 2 हिस्सों में बंटा होता है। पहला, रिलेशंस ऑफ आइडियाज, यानी वे विचार जो केवल सोचने या तर्क, रीजनिंग के माध्यम से साबित किए जा सकते हैं, जैसे गणित और तर्कशास्त्र के सिद्धांत। उदाहरण के लिए 2 गुणा 2 बराबर 4, यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल विचारों के संबंध से जाना जा सकता है, बिना किसी अनुभव के। दूसरा, मैटर्स ऑफ फैक्ट, यानी वो बातें जो वास्तविकता में होती हैं और जिन्हें केवल अनुभव से जाना जा सकता है, जैसे सूरज पूर्व से उगता है या पानी गीला होता है। इन तथ्यों को केवल तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और अवलोकन से ही जाना जा सकता है। ह्यूम मानते हैं कि हम जब मैटर ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम अक्सर कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट के सिद्धांत को अपनाते हैं। लेकिन यहीं पर वे एक बहुत गहरा सवाल उठाते हैं। क्या हम सच में कारण और प्रभाव के बीच का संबंध जान सकते हैं, या हम केवल आदत के कारण मान लेते हैं कि एक चीज के बाद दूसरी चीज होती है? आदत बनाम तर्क। ह्यूम कहते हैं कि जब हम मानते हैं कि आग जलाएगी या सूरज कल भी उगेगा, तो यह पूरी तरह से तर्क के आधार पर नहीं होता, बल्कि हमारे अनुभव की आदत, हैबिट के कारण होता है। हम कई बार एक जैसी घटनाएं होते देखते हैं, जैसे आग जलाती है, तो हमारा दिमाग यह मान लेता है कि ऐसा आगे भी होगा। लेकिन यह केवल एक आदत है, यह कोई तर्क संगत सिद्धांत नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। क्या भविष्य अतीत जैसा ही होगा? ह्यूम यह सवाल उठाते हैं कि जब हम भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, जैसे कि कल भी सूरज उगेगा, तो क्या हम तर्क से यह जान सकते हैं? नहीं, हम केवल इसलिए मानते हैं क्योंकि हमने अब तक ऐसा होते देखा है। यह विश्वास अनुभव की पुनरावृत्ति से आता है, लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती। क्या कारण प्रभाव का संबंध विश्वसनीय है?
ह्यूम यह भी कहते हैं कि जब हम कोई कारण देखते हैं तो हम उसका प्रभाव सोच लेते हैं, लेकिन हमने वास्तव में दोनों को जुड़ते हुए देखा होता है, परंतु उनके बीच कोई जरूरी संबंध नहीं होता। जैसे जब हम एक गेंद को दूसरी गेंद से मारते हैं और दूसरी गेंद चलने लगती है तो हम मान लेते हैं कि पहली गेंद ने उसे चलाया, लेकिन यह मानना कि पहली गेंद कारण है और दूसरी का चलना प्रभाव, यह केवल हमारी मानसिक आदत है। संदेह और सीमाएं। ह्यूम इस चैप्टर में अपने संदेह को इतना गहरा कर देते हैं कि वे मानते हैं कि हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करना चाहिए। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी यह तर्क से साबित नहीं कर सकते कि कोई कारण हमेशा एक ही प्रभाव लाएगा। हम केवल अनुभव पर भरोसा करते हैं और अनुभव हमेशा सीमित, व्यक्तिगत और अधूरा होता है। चैप्टर का निष्कर्ष। इस चैप्टर में ह्यूम हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा ज्ञान और हमारी समझ वास्तव में कितनी विश्वसनीय है। वह यह दिखाते हैं कि हम जिन बातों को सत्य मानते हैं, जैसे कारण और प्रभाव का संबंध या भविष्य का अतीत जैसा होना, वे सब केवल आदतों पर आधारित धारणाएं हैं, न कि अटल सत्य। उनका यह दृष्टिकोण हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा अपने ज्ञान के स्रोतों और उनके पीछे की सीमाओं को समझना और स्वीकार करना चाहिए। चैप्टर 5 स्केप्टिकल सॉल्यूशन ऑफ दीज डाउट्स। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम उन गहरे संदेहों का समाधान पेश करने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने पिछले चैप्टर में उठाए थे। वह मानते हैं कि हाँ, हमें कारण और प्रभाव के बारे में कोई निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम दुनिया में जीते हैं, निर्णय लेते हैं और चीजों को समझते हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर हमारे पास तर्क संगत प्रमाण नहीं है तो हम फिर भी अपने विश्वासों और उम्मीदों को कैसे बनाए रखते हैं? ह्यूम का जवाब है, आदत, हैबिट ही वो मानसिक शक्ति है जो हमारे संदेहों का व्यावहारिक समाधान देती है। जब हम बार बार एक जैसी घटनाएं होते देखते हैं तो हमारा दिमाग उस पैटर्न को पहचानने लगता है। यही पैटर्न हमें यह यकीन दिलाता है कि अगली बार भी वैसा ही होगा। यह कोई तर्क या लॉजिक नहीं है, बल्कि हमारी आदत का असर है। ह्यूम कहते हैं कि जब हम किसी कारण को देखते हैं तो हमारे दिमाग में अपने आप एक अपेक्षा पैदा होती है कि कौन सा प्रभाव आने वाला है। जैसे जब हम बादल देखते हैं तो हमें बारिश की उम्मीद होती है। यह उम्मीद लॉजिक से नहीं आती, बल्कि हमारे पिछले अनुभवों से आती है। हमारा दिमाग यह अनुमान लगाता है कि अगर पहले ऐसा हुआ था तो अब भी वैसा ही होगा। इसलिए ह्यूम के अनुसार जो विश्वास हम रोजमर्रा की जिंदगी में बनाते हैं, जैसे कि सूरज कल भी उगेगा या आग जलाएगी, वो कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते, बल्कि मानसिक आदतों का नतीजा होते हैं। वह यह भी कहते हैं कि ये विश्वास भले ही तर्क संगत न हो, फिर भी बेहद जरूरी हैं। अगर हम हर चीज को लेकर तर्क की मांग करें तो हम कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर आपको हर बार यह साबित करना पड़े कि खाना आपको पेट भर देगा तो आप कभी खा ही नहीं पाएंगे। दूसरे शब्दों में, ह्यूम मानते हैं कि तर्क की सीमाएं हैं और हमारी सोचने की शक्ति अनुभव से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इसी अनुभव ने हमें एक ऐसी मानसिक प्रणाली दी है जो हमें दुनिया में जीने लायक बनाती है, और वह प्रणाली है कस्टम, यानी आदत। चैप्टर का निष्कर्ष यही है कि ज्ञान की नींव तर्क नहीं, बल्कि अनुभव और आदत है। हम चाहे कितने भी संदेह करें, लेकिन हमें अपने अनुभवों की दोहराव से मिलने वाली उम्मीदों और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करना ही होता है। यही हैबिट हमें इन संदेहों के बावजूद जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता देती है। चैप्टर 6 ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे पास किसी चीज का निश्चित ज्ञान नहीं होता, तब हम किस आधार पर अपनी राय या निर्णय बनाते हैं। यानी जब कोई बात सच या झूठ के बीच में होती है, न पूरी तरह से पक्की न पूरी तरह से गलत, तो हम कैसे सोचते हैं? यही है प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना की बात। ह्यूम बताते हैं कि जब किसी बात को लेकर हमें पूरी तरह यकीन नहीं होता, तब हमारा दिमाग उन अनुभवों की तरफ देखता है जो हमने पहले किए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने 10 बार किसी आदमी को समय पर आते देखा है और एक बार देर से देखा है, तो अगली बार आप उसे समय पर आने की संभावना ज्यादा मानेंगे। यह एक प्रकार का तुलनात्मक अनुमान है जो दोहराव, रिपीटिशन और अनुभव
एक्सपीरियंस पर आधारित होता है। ह्यूम इसे एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें हमारा दिमाग बार बार हुए अनुभवों को जोड़कर एक अंदाजा बनाता है और उस अंदाजे को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लेकिन यह अंदाजा भी तर्क, रीजन से नहीं आता, बल्कि आदत, हैबिट से ही पैदा होता है। हम जिन चीजों को बार बार घटते हुए देखते हैं, हम उन्हीं को ज्यादा संभावित मान लेते हैं। ह्यूम यह भी समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी केवल बाहरी घटनाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि यह हमारे मन में भी काम करती है। जब दो अलग अलग अनुभव हमारे दिमाग में टकराते हैं, जैसे एक बार कुछ अच्छा हुआ था और एक बार बुरा, तो दोनों की तुलना से हम एक औसत भावना, मिक्स्ड सेंटिमेंट बना लेते हैं। यह मिश्रित भावना ही हमें बताती है कि किसी बात की संभावना कितनी है। इस चैप्टर में ह्यूम यह भी जोड़ते हैं कि जब हमारे सामने अलग अलग गवाही या सबूत होते हैं, तब हम उनके बीच तुलनात्मक मूल्य निकालते हैं। यानी अगर किसी बात को 10 लोग कहते हैं और दूसरी बात को सिर्फ 2 लोग, तो हम पहली बात को ज्यादा सच मानते हैं। यह भी एक प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है, यानी संभावना आधारित सोच। ह्यूम मानते हैं कि यह तरीका पूरी तरह से तर्क संगत नहीं है, लेकिन फिर भी यह हमारी समझने की प्रकृति का हिस्सा है। हम चाहे कुछ भी कहें, असल में हम हमेशा अपने अनुभवों, दोहराव और भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, और ये सब हमारी मानसिक आदतों का हिस्सा है। चैप्टर का निष्कर्ष यह है कि जब निश्चित ज्ञान नहीं होता, तब हम प्रोबेबिलिटी पर भरोसा करते हैं, और यह प्रोबेबिलिटी तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और मानसिक आदत से बनती है। यह चैप्टर यह दिखाता है कि हमारी सोच कितनी गहराई से हमारी आदतों, भावनाओं और अनुभवों पर टिकी हुई है, और तर्क केवल एक छोटा सा हिस्सा है उस विशाल प्रक्रिया का जिससे हम निर्णय लेते हैं। चैप्टर 7 ऑफ द आइडिया ऑफ नेसेसरी कनेक्शन। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम उस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर बात करते हैं जो पिछले चैप्टर्स में बार बार उभरता रहा है। क्या किसी भी कारण और उसके प्रभाव के बीच कोई जरूरी संबंध होता है? यानी जब हम कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज को जन्म देती है, तो क्या हम ये समझते हैं कि उनके बीच कोई गहरा और अनिवार्य रिश्ता है, या यह भी बस हमारी कल्पना और आदत की उपज है? ह्यूम मानते हैं कि जब हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, तो हम केवल यह नहीं कहते कि एक चीज दूसरी के बाद आती है। हम यह भी मानते हैं कि पहली चीज जरूर दूसरी को पैदा करेगी। जैसे जब हम कहते हैं कि आग से जलन होती है, तो हम सिर्फ यह नहीं कह रहे कि आग के बाद जलन आती है, बल्कि हम ये मानते हैं कि जहां आग होगी वहां जलन जरूर होगी। इस जरूर का मतलब है नेसेसरी कनेक्शन, और यही विचार है इस चैप्टर का केंद्र। लेकिन ह्यूम इस सोच को चुनौती देते हैं। वे पूछते हैं, क्या हमने कभी अपनी आंखों से ये जरूरी संबंध देखा है? क्या हमने कारण और प्रभाव के बीच कोई अदृश्य डोर देखी है? नहीं, हम केवल ये देखते हैं कि एक घटना बार बार दूसरी के बाद होती है, जैसे बादल के बाद बारिश या आग के बाद जलन। लेकिन दोनों के बीच कोई जरूरी या अटल रिश्ता हम नहीं देख सकते। हम केवल पैटर्न देखते हैं, आदत बनाते हैं, और फिर उस पैटर्न को जरूरी संबंध मान लेते हैं। ह्यूम यह तर्क देते हैं कि हमारे मन में यह नेसेसरी कनेक्शन की भावना तब पैदा होती है जब हम एक ही तरह की घटनाओं को बार बार साथ होते हुए देखते हैं। हमारे दिमाग में इन दो घटनाओं की संगति बैठ जाती है, और जब भी पहली घटना दिखती है तो हम मानसिक रूप से दूसरी की उम्मीद करने लगते हैं। यही मानसिक प्रक्रिया, यही भावना जो हम अंदर महसूस करते हैं, वही असल में नेसेसरी कनेक्शन है। इसका मतलब यह है कि नेसेसरी कनेक्शन कोई बाहर की चीज नहीं है, न किसी चीज में छुपा हुआ गुण, न कोई प्राकृतिक शक्ति। यह बस हमारे दिमाग के अंदर पैदा होने वाला एक एहसास है, हमारी अपनी मानसिक आदत का नतीजा। ह्यूम और भी गहराई में जाकर पूछते हैं, अगर हम किसी नई घटना को देखें जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा, तो क्या हम कारण और प्रभाव के बीच कोई संबंध महसूस करेंगे? नहीं। जब तक हम उसे बार बार होते हुए न देखें, हम कोई भी नेसेसरी कनेक्शन नहीं मानते। इसका साफ मतलब है कि यह विचार केवल अनुभव के दोहराव से पैदा होता है, न कि किसी तर्क या स्वाभाविक समझ से। चैप्टर का निष्कर्ष ये है
कि हम जितना भी कॉज एंड इफेक्ट का भरोसा रखते हैं वह किसी तर्क, विज्ञान या प्रकृति के नियमों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिक आदतों पर आधारित होता है। हम जिन बातों को जरूरी संबंध मानते हैं वे वास्तव में हमारी खुद की सोच में पैदा हुई आदतें और अपेक्षाएं हैं, कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं। ह्यूम की ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हमारी सारी समझदारी, चाहे वो कितनी भी पक्की क्यों न लगे, अंत में केवल मानव स्वभाव और अनुभव की रेपिटेशन से बनी हुई है। चैप्टर 8 ऑफ लिबर्टी एंड नेसेसिटी। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम उस पुराने लेकिन बेहद गहरे सवाल पर चर्चा करते हैं, क्या इंसान के पास सच में स्वतंत्र इच्छा होती है? यानी क्या हम अपने फैसले खुद लेते हैं या हमारे सारे निर्णय पहले से तय हैं किसी कॉज एंड इफेक्ट की श्रृंखला में? यह बहस दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमती है, लिबर्टी स्वतंत्रता और नेसेसिटी अनिवार्यता। ह्यूम सबसे पहले यह बताते हैं कि जब हम प्राकृतिक दुनिया में किसी घटना को देखते हैं, जैसे एक पत्थर गिरना या सूरज उगना, तो हम मानते हैं कि ये चीजें एक निश्चित नियम से हो रही हैं, यानी एक कारण से दूसरी चीज का जन्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही इंसान की बात आती है, हम कहते हैं कि इंसान के पास स्वतंत्र इच्छा है, यानी इंसान इन कारण परिणाम के नियमों से अलग है। ह्यूम मानते हैं कि यह सोच गलतफहमी पर आधारित है। वे कहते हैं कि इंसानों के व्यवहार भी उसी तरह के नियमों के अधीन हैं जैसे प्रकृति की घटनाएं। हम जिन आदतों, भावनाओं और इच्छाओं के आधार पर फैसले लेते हैं वे भी अनुभव और परिस्थितियों से पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में किसी पर चिल्लाता है तो इसका कारण भी कुछ हुआ अनुभव या स्थिति होती है। यह भी एक तरह की नेसेसिटी है, यानी कारण का प्रभाव। बस हम इसे समझ नहीं पाते, इसलिए हमें लगता है कि इंसान आजाद है। ह्यूम का कहना है कि हम इंसानी व्यवहार में भी पैटर्न देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत दयालु है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अगली बार भी दया दिखाएगा। हम यह मानकर चलते हैं कि लोग एक तरह से व्यवहार करेंगे क्योंकि हमने उन्हें पहले उसी तरह देखा है। यही आदतें, यही पैटर्न हमें यह दिखाते हैं कि इंसान भी नेसेसिटी के नियमों में बंधा हुआ है। अब आता है सवाल, अगर सब कुछ पहले से तय है तो फिर मोरालिटी यानी नैतिकता का क्या मतलब? अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है लेकिन वह भी किसी कारण की वजह से करता है तो क्या हम उसे दोषी ठहरा सकते हैं? ह्यूम कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम नैतिकता का मूल्यांकन भी इंसान के स्वभाव और व्यवहार के आधार पर करते हैं। अगर कोई बार बार बुरा काम करता है तो हम उसे बुरा इंसान मानते हैं, और अगर कोई अपनी आदतों को सुधार लेता है तो हम उसे अच्छा कहते हैं। ये सब भी नेसेसिटी के नियमों में आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इंसान मशीन है। इसका मतलब है कि इंसान का व्यवहार समझा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, और इसी के आधार पर हम उसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। ह्यूम यह भी स्पष्ट करते हैं कि लिबर्टी का मतलब यह नहीं कि हम बिना कारण के कुछ कर सकते हैं। अगर कोई काम बिना किसी कारण के किया गया हो तो वह तो पागलपन होगा, न कि स्वतंत्रता। असली स्वतंत्रता यह है कि इंसान वही करता है जो उसकी इच्छा कहती है, लेकिन वह इच्छा भी अनुभव, भावना और आदतों से बनी होती है। इसलिए लिबर्टी और नेसेसिटी विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। चैप्टर का निष्कर्ष ये है कि इंसान न तो पूरी तरह आजाद है न पूरी तरह मजबूर, बल्कि वह अपने अनुभवों, इच्छाओं और सोच के आधार पर निर्णय लेता है। ये निर्णय प्रेडिक्टेबल हैं, कारणों से जुड़े हुए हैं, इसलिए नैतिकता और जिम्मेदारी का सवाल भी कायम रहता है। ह्यूम की यह सोच दोनों दुनियाओं को जोड़ती है, इंसान की आजादी और नियमों वाली प्रकृति को, और बताती है कि हम कैसे इन दोनों के संतुलन में जीते हैं। चैप्टर 9 ऑफ द रीजन ऑफ एनिमल्स। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाते हैं। जब हम इंसानों की तरह जानवरों को भी कुछ सीखते और समझते हुए देखते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि जानवरों के पास भी रीजनिंग यानी तर्क करने की क्षमता होती है? ह्यूम का जवाब है, हाँ, जानवर भी अनुभव से सीखते हैं और भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान करते हैं। ह्यूम सबसे पहले यह बताते हैं कि हम इंसान जिन प्रिंसिपल्स के आधार पर रीजनिंग करते हैं,
जैसे कॉज एंड इफेक्ट, वो कोई मैथमेटिकल लॉजिक नहीं होता बल्कि अनुभव और आदत से सीखा गया पैटर्न होता है। जैसे एक बच्चा बार बार आग से जलने का अनुभव करता है तो वह यह सीख जाता है कि आग जलाती है। यही बात जानवरों पर भी लागू होती है। अगर कोई कुत्ता बार बार देखता है कि जब घंटी बजती है तो उसे खाना मिलता है, तो अगली बार वह केवल घंटी की आवाज से ही उत्साहित हो जाता है। ह्यूम कहते हैं कि यह सीखना यानी एक घटना से दूसरी घटना की उम्मीद करना रीजनिंग का ही एक रूप है। और चूंकि जानवरों में भी यह क्षमता पाई जाती है, इसका मतलब है कि वे भी एक प्रकार से रीजन करते हैं। यह रीजनिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी हम इंसानों में होती है, खासकर तब जब हम कोई एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल सोच नहीं कर रहे होते बल्कि सिर्फ अनुभव से कुछ सीखते हैं। ह्यूम इस आधार पर यह मानते हैं कि रीजन न तो केवल इंसानों की विशेषता है और न ही यह किसी डिवाइन गिफ्ट का प्रमाण है। यह तो एक प्राकृतिक क्षमता है जो इंसानों और जानवरों दोनों में पाई जाती है। इसके अलावा ह्यूम यह भी बताते हैं कि जानवरों में भी रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स का असर देखा जाता है। जैसे अगर किसी बिल्ली को बार बार एक खास जगह पर खाने को मिलता है तो वह बार बार वहीं जाती है, और अगर किसी जगह उसे डरावना अनुभव होता है तो वह उस जगह से दूर भागती है। इन उदाहरणों से ह्यूम यह दिखाना चाहते हैं कि जानवर भी पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस बनाते हैं, जो कि रीजनिंग की एक मूलभूत प्रक्रिया है। इस चैप्टर का निष्कर्ष ये है कि रीजनिंग कोई डिवाइन या रहस्यमय शक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। और ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। जानवर भी अपने अनुभवों से सीखते हैं, कारण और परिणाम के बीच संबंध बनाते हैं और भविष्य में उसी आधार पर डिसीजंस लेते हैं। ह्यूम की यह सोच इंसान और जानवर के बीच की उस दीवार को गिरा देती है जिसे अक्सर बहुत ऊंचा समझा जाता है, और यह दिखाती है कि रीजन भी नेचर का ही हिस्सा है, न कि किसी अलग जगत की शक्ति। चैप्टर 10 ऑफ मिरेकल्स। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम उस विषय पर चर्चा करते हैं जिसे सदियों से धर्म और दर्शन की दुनिया में बहुत गंभीरता से लिया गया है, चमत्कार यानी मिरेकल्स। ह्यूम यह सवाल उठाते हैं कि क्या हमें चमत्कारों पर यकीन करना चाहिए, और अगर कोई कहता है कि उसने कोई चमत्कार देखा है तो क्या वह गवाही तर्कसंगत रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। ह्यूम सबसे पहले चमत्कार की परिभाषा तय करते हैं। वे कहते हैं कि चमत्कार वह होता है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घटित होता है, यानी ऐसा कुछ जो सामान्य कारणों से नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए किसी मृत व्यक्ति का अचानक जीवित हो जाना या पानी पर चलना। यह सब तब होता है जब प्रकृति के एस्टैब्लिश्ड लॉज तोड़े जाते हैं। अब ह्यूम कहते हैं कि हमारा सारा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। हम जब जब आग को छूते हैं वह जलाती है, जब जब कोई चीज गिरती है वह नीचे जाती है, यानी हमारी समझ, हमारी सोच, सब कुछ रिपीटेड ऑब्जर्वेशन से बनती है। इसी अनुभव से हम मानते हैं कि कुछ घटनाएं हमेशा एक ही तरह से होती हैं। यही होते हैं लॉज ऑफ नेचर। अगर कोई कहता है कि उसने एक चमत्कार देखा है तो इसका मतलब है कि उसने ऐसा कुछ देखा है जो इन एस्टैब्लिश्ड लॉज के खिलाफ है। अब सवाल उठता है, क्या किसी व्यक्ति की गवाही इतनी मजबूत हो सकती है कि वह हमारे अब तक के सारे अनुभवों और ज्ञान को बदल दे? ह्यूम का जवाब है शायद नहीं। वह कहते हैं कि हमेशा दो चीजों को तौलना चाहिए। एक तरफ वह अनुभव जो कहता है कि यह घटना नहीं हो सकती, और दूसरी तरफ वह गवाही जो कहती है कि यह घटना हुई है। अगर अनुभव के सबूत कहीं ज्यादा भारी हैं तो हमें उस गवाही को रिजेक्ट करना चाहिए। ह्यूम मानते हैं कि इंसान झूठ बोल सकते हैं, धोखा खा सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, और चमत्कारों की कहानियां अक्सर वहां मिलती हैं जहां अंधविश्वास और अज्ञान का स्तर ज्यादा होता है। साथ ही अलग अलग धर्मों में जो चमत्कार बताए जाते हैं वे एक दूसरे से टकराते हैं। एक धर्म कहता है उसका चमत्कार सच है, दूसरा धर्म उसका खंडन करता है। इसका मतलब है कि वे एक दूसरे को काटते हैं और इसलिए किसी को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। ह्यूम यह नहीं कहते कि चमत्कार असंभव है, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं कि उन पर विश्वास करना तार्किक नहीं है, क्योंकि उनके पक्ष में जो सबूत होते हैं वे हमारी अनुभवजन्य समझ के मुकाबले बेहद कमजोर होते हैं।
चैप्टर का निष्कर्ष ये है कि जब भी हमें कोई चमत्कारी कहानी सुनाई जाए तो हमें उस पर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, क्या उस पर यकीन करना हमारे पूरे अनुभव और ज्ञान के खिलाफ तो नहीं जा रहा? अगर हां, तो फिर वह गवाही स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। ह्यूम तर्क और अनुभव के आधार पर चमत्कारों की विश्वसनीयता को खारिज करते हैं और हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे हैं या बस चमत्कारों की कहानियों से प्रभावित हो रहे हैं। चैप्टर 11 ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविडेंस एंड ऑफ अ फ्यूचर स्टेट। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम दो बड़े सवालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या इस दुनिया में जो कुछ होता है वो किसी विशेष ईश्वर की इच्छा यानी पर्टिकुलर प्रोविडेंस से होता है, और क्या इस जीवन के बाद कोई फ्यूचर स्टेट यानी अगला जीवन या परलोक होता है। ह्यूम इस पूरे चैप्टर को एक संवाद की शैली में प्रस्तुत करते हैं, जहां एक काल्पनिक पात्र फिलो दार्शनिक तर्कों के जरिए इन सवालों की जांच करता है। फिलो सबसे पहले धर्म के उस विचार को चुनौती देता है जो कहता है कि हर घटना किसी खास ईश्वरीय योजना के तहत होती है। वह कहता है कि अगर हम मान लें कि ब्रह्मांड का निर्माता बहुत बुद्धिमान, दयालु और सर्वशक्तिमान है, तो फिर दुनिया में इतनी सफरिंग, अन्याय और कैओस क्यों है? अगर एक लविंग गॉड हर चीज को कंट्रोल करता है, तो हमें एक परफेक्ट और खुशहाल दुनिया देखने को क्यों नहीं मिलती? पिलो यह सवाल उठाता है कि क्या हम वाकई लिमिटेड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से डिवाइन प्लान को समझ सकते हैं। इसके बाद चर्चा होती है फ्यूचर स्टेट यानी जीवन के बाद की अवस्था पर। कुछ लोग मानते हैं कि इस दुनिया में जो अच्छा या बुरा होता है उसका सही न्याय अगली दुनिया में होता है, यानी अगर इस जीवन में कोई गरीब है तो शायद परलोक में उसे सुख मिलेगा। लेकिन फिलो पूछता है, इसका कोई सॉलिड प्रूफ कहां है? क्या हमें सिर्फ विशफुल थिंकिंग के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि कोई परलोक है? अगर हमने इस दुनिया में दर्द और तकलीफ देखी है, तो यह क्यों न माने कि अगला जीवन भी ऐसा ही हो सकता है। ह्यूम के विचारों के अनुसार इन विश्वासों की जड़ इंसानी साइकोलॉजी में है। हम चाहते हैं कि कोई उच्च शक्ति हो जो चीजों को कंट्रोल कर रही हो, और हम चाहते हैं कि किसी अन्य जीवन में हमें न्याय मिले, लेकिन केवल चाहने से कोई बात सच नहीं हो जाती। फिलो इस विचार को भी चुनौती देता है कि धार्मिक विश्वास नैतिकता की नींव होते हैं। वह कहता है कि अगर मॉरलिटी का आधार सिर्फ किसी डिवाइन रिवॉर्ड या पनिशमेंट का डर है, तो वह सच्ची नैतिकता नहीं है। असली नैतिकता वह है जो इंसान खुद के विवेक और अनुभव के आधार पर अपनाता है, न कि डर से। चैप्टर का अंत एक गहरे और विचारशील निष्कर्ष के साथ होता है। ह्यूम यह नहीं कहते कि कोई ईश्वर या परलोक नहीं है, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं कि हमारे पास ऐसा मानने के लिए कोई ठोस अनुभवजन्य सबूत नहीं है। अगर हम तर्क और अनुभव के आधार पर सोचें, तो हमें इन बातों पर यकीन करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इस चैप्टर में ह्यूम धार्मिक मान्यताओं की जड़ों की जांच करते हैं और यह दिखाते हैं कि इंसानी मन कैसे विशफुल थिंकिंग और भावनात्मक कंफर्ट के चलते ऐसे विचारों को जन्म देता है जिन्हें तर्क और अनुभव सपोर्ट नहीं करते। चैप्टर 12 ऑफ द एकेडमिकल और स्केप्टिकल फिलॉसफी। इस अंतिम चैप्टर में डेविड ह्यूम हमें स्केप्टिसिज्म यानी संदेहवाद के दर्शन से परिचित कराते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि कैसे ज्ञान, अनुभव और विश्वास की सीमाओं को समझना ही सच्चे दार्शनिक का काम होता है। ह्यूम यह नहीं कहते कि हमें हर चीज पर संदेह करना चाहिए, बल्कि वह यह बताते हैं कि सीमाओं को समझना ज्ञान का हिस्सा है। सबसे पहले वे यह स्पष्ट करते हैं कि दो प्रकार का संदेह होता है। पहला, वह जो हर चीज को नकार देता है और किसी भी ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, जिसे ह्यूम एक्सेसिव स्केप्टिसिज्म मानते हैं। दूसरा, वह जो हर जानकारी को अनुभव और तर्क की कसौटी पर परखता है और जानने की कोशिश करता है कि हम क्या वास्तव में जान सकते हैं। यह है मिटिगेटेड स्केप्टिसिज्म यानी संतुलित संदेह। ह्यूम हमें बताते हैं कि हमें जरूरत से ज्यादा संदेहवादी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह जीवन को ही व्यर्थ बना देता है। अगर हम हर चीज पर सवाल उठाने लगें, जैसे कि क्या बाहर की दुनिया असली है या हम सपने में जी रहे हैं, तो हम किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकते।
इसलिए ऐसा संदेह उपयोगी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर जो संतुलित संदेह है वह हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। ह्यूम कहते हैं कि यह जरूरी है कि हम हर दावे को आंख बंद करके न मानें, बल्कि यह देखें कि क्या वह अनुभव, तर्क और प्रमाण पर आधारित है या नहीं। वह उदाहरण देते हैं कि गणित और लॉजिक की बातें हमें निश्चितता देती हैं, लेकिन जब हम नेचर की बातें करते हैं तो हम सिर्फ अनुभव और ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होते हैं। वह यह भी कहते हैं कि ह्यूमन रीजन खुद सीमित है। हम जो चीजें ऑब्जर्व नहीं कर सकते उनके बारे में हमारे तर्क भी इम्परफेक्ट होते हैं। हम जो कुछ जानते हैं वह बार बार के अनुभव से सीखा गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी भी बात को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लें। ह्यूम का स्केप्टिसिज्म यह नहीं कहता कि सच्चाई नहीं है, बल्कि यह कहता है कि हमारी पहुंच उस तक सीमित है। अंत में ह्यूम इस दर्शन का बहुत व्यावहारिक पक्ष सामने लाते हैं। वह कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सोच समझकर किसी बात को मानता है, लेकिन हर चीज को एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं लेता। वह जानता है कि जीवन में बहुत कुछ संभावना, प्रोबेबिलिटी पर आधारित होता है, न कि सर्टेनिटी पर। इस तरह चैप्टर 12 हमें एक ऐसी दृष्टि देता है जो न तो अंधविश्वास में फंसी होती है, न ही पूर्ण निराशा में। यह चैप्टर एक संतुलित सोच की तरफ इशारा करता है, जहां हम सवाल भी पूछते हैं और साथ ही अनुभव से मिली सच्चाइयों को स्वीकार भी करते हैं। ह्यूम का यह संदेश बेहद स्पष्ट है, हमेशा सवाल करो, लेकिन सोच समझकर। यही है एक दार्शनिक जीवन की असली पहचान। चैप्टर 13 ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन नेचर। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम इंसानी स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर की उन बुनियादी शक्तियों और प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं जो हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को तय करती हैं। ह्यूम का मानना है कि अगर हमें इंसान को सही मायनों में समझना है तो हमें उसके दिमाग और दिल दोनों की कार्य प्रणाली को गहराई से देखना होगा। ह्यूम बताते हैं कि इंसानी दिमाग में विचार कैसे आते हैं। उनके अनुसार हमारे विचार दो मुख्य स्रोतों से आते हैं, इंप्रेशंस और आइडियस इंप्रेशंस, यानी हमारी सीधी अनुभूतियां जैसे कि गर्मी महसूस करना, दर्द, रंग देखना, आवाज सुनना आदि। और जब हम इन अनुभूतियों को याद करते हैं या कल्पना करते हैं तो वही बन जाती हैं आइडियाज यानी विचार। यह डिस्टिंक्शन बेहद अहम है क्योंकि ह्यूम का कहना है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं उसकी जड़ हमेशा हमारे अनुभव में होती है। ह्यूम यह भी बताते हैं कि इंसानी मन में विचारों को जोड़ने के कुछ नियम होते हैं। उदाहरण के लिए रिजेम्बलेंस यानी समानता, कॉन्टिग्विटी यानी निकटता और कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम। हम एक चीज से दूसरी चीज की ओर इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हमारा मन इन नियमों से संचालित होता है। मसलन अगर हम एक आम की बात करें तो हमारा मन तुरंत उसके स्वाद या गर्मी के मौसम से उसे जोड़ लेता है। फिर ह्यूम भावनाओं और इच्छाओं की भूमिका को सामने लाते हैं। वह कहते हैं कि केवल विचारों के जरिए इंसान नहीं चलता, बल्कि पैशंस यानी भावनाएं हमें प्रेरित करती हैं। हम जो निर्णय लेते हैं वह अक्सर हमारी इच्छाओं, भय, खुशी या दुख से प्रभावित होते हैं। ह्यूम इस बात को भी जोर देकर कहते हैं कि तर्क या रीजन केवल हमारी भावनाओं को दिशा देने का काम करता है, लेकिन प्रेरणा हमेशा भावना से ही आती है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ह्यूम इंसानी व्यवहार को समझने के लिए अनुभव को ही सर्वोपरि मानते हैं। वह कहते हैं कि हम किसी के स्वभाव को समझना चाहते हैं तो हमें उसके व्यवहार को देखना होगा। उसके बारे में किताबों या सिद्धांतों से ज्यादा फायदा नहीं होगा। अंत में ह्यूम बताते हैं कि ह्यूमन नेचर को जानना ही सबसे मजबूत और स्थायी फिलॉसफी हो सकती है, क्योंकि जब हम इंसान के स्वभाव को समझ लेते हैं तो धर्म, विज्ञान, समाज, राजनीति, इन सबका भी गहरा अर्थ समझ में आने लगता है। इसलिए एक दार्शनिक को सबसे पहले खुद इंसान की प्रकृति का गहन अध्ययन करना चाहिए। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह सब एक जटिल लेकिन समझने योग्य प्रक्रिया का हिस्सा है। ह्यूम कहते हैं कि अगर हम इसे अनुभव और तर्क के आधार पर समझें तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे समाज को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। चैप्टर 14
ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड इट्स लिमिट्स। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम यह बताते हैं कि हमारा समझने का तरीका यानी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक सही है और कहां उसकी सीमाएं शुरू हो जाती हैं। वह कहते हैं कि इंसानी समझ एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है जो हमें सोचने, तर्क करने और निर्णय लेने में मदद करता है, लेकिन इसके अपने दायरे हैं। ह्यूम सबसे पहले यह समझाते हैं कि अंडरस्टैंडिंग किसी भी ज्ञान का आधार बनती है, लेकिन यह पूरी तरह से अनुभव और ऑब्जर्वेशन पर निर्भर होती है। हम जो कुछ भी समझते हैं वह पहले हमारे इंद्रियों के जरिए आता है, फिर दिमाग उसे जोड़कर कंक्लूजन्स बनाता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। हम कई बार उन बातों को भी सच मान लेते हैं जिनका हमारे पास कोई स्पष्ट अनुभव या सबूत नहीं होता। ह्यूम का कहना है कि हमारा मन अक्सर अनुमान लगाने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण के लिए, अगर हम हर सुबह सूरज को उगते देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि वह हमेशा उगेगा। यह तर्क कॉज एंड इफेक्ट के नियम पर आधारित है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट सर्टेनिटी नहीं होती। ह्यूम यहीं पर अंडरस्टैंडिंग की सीमा बताना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि हम जो भी बात सोचते हैं, अगर वह किसी स्पष्ट इंप्रेशन या अनुभव से नहीं आई है तो हमें उस पर संदेह करना चाहिए। बहुत बार दार्शनिक या धार्मिक विचार ऐसे होते हैं जो कल्पना पर आधारित होते हैं, न कि अनुभव पर। ऐसे विचार चाहे कितने भी गहरे क्यों न लगें, अगर वे प्रैक्टिकल लाइफ में प्रयोग नहीं हो सकते तो उनका कोई उपयोग नहीं। ह्यूम एक मिसाल देते हैं। अगर हम किसी विचार को लें और उससे जुड़े सारे वर्ड्स को एनालाइज करें, तो अगर उनमें कोई ऐसा हिस्सा है जिसे हम किसी एक्सपीरियंस से नहीं जोड़ सकते, तो वह विचार व्यर्थ है। इसलिए वह सुझाव देते हैं कि हमें हर उस ज्ञान को रिजेक्ट करना चाहिए जो न तो मैथमेटिकल रीजनिंग से आता है, न एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से। यह समझ हमें प्रैक्टिकलिटी की ओर ले जाती है, जहां हम बेमतलब के स्पेकुलेशन से बच सकते हैं और केवल उसी ज्ञान को अपनाते हैं जो हमारे अनुभव और रीजन से प्रमाणित हो। अंत में ह्यूम एक दार्शनिक की जिम्मेदारी को दोहराते हैं। वह कहते हैं कि हमें सोचने से डरना नहीं चाहिए, लेकिन सोचते समय यह जानना जरूरी है कि हमारी सोच की सीमा क्या है। यह ह्यूमिलिटी यानी आत्म जागरूकता ही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इस तरह यह चैप्टर हमें समझदारी से सोचने और बिना अनुभव या तर्क के किसी बात को न मानने की सीख देता है। चैप्टर 15 ऑफ मिरेकल्स। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम चमत्कारों यानी मिरेकल्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं और यह सवाल उठाते हैं कि क्या हमें चमत्कारों पर विश्वास करना चाहिए। वह इस विषय को एक तर्क शुद्ध तरीके से देखते हैं और चमत्कार के अस्तित्व को अनुभव और रीजन के पैमाने पर परखते हैं। ह्यूम चमत्कार की परिभाषा से शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि चमत्कार वह घटना है जो प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध घटती है और जिसे किसी ईश्वरीय शक्ति या अलौकिक हस्तक्षेप के रूप में समझा जाता है। लेकिन यहां वह एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी चमत्कार को इतने प्रमाणों और गवाहों के साथ सिद्ध किया जा सके कि वह अनुभव की कसौटी पर खरा उतर सके? ह्यूम कहते हैं कि हमारा पूरा ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है और जब हम किसी घटना को बार बार होते हुए देखते हैं तो हम उसे एक नियम मान लेते हैं। अब अगर कोई घटना उस नियम के विरुद्ध घटे, जैसे मृत व्यक्ति का जीवित हो जाना, तो वह केवल तभी स्वीकार्य होगी जब उसके समर्थन में इतने मजबूत प्रमाण हों जो उस प्राकृतिक नियम से टकरा सकें जो हमने जीवन भर के अनुभव से सीखा है। ह्यूम बताते हैं कि इतिहास में जो चमत्कार बताए गए हैं उनके गवाह अक्सर भावुक, अज्ञानी या पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग रहे हैं। कई बार चमत्कारों की कहानियां धार्मिक प्रचार के लिए बनाई जाती हैं और उन पर ब्लाइंड फेथ आधारित होता है, न कि रीजन या अनुभव। वह कहते हैं कि अगर दो बातें हमारे सामने हों, एक कि कोई चमत्कार हुआ है और दूसरी कि शायद कोई धोखा, भ्रम या झूठ हुआ है, तो हमें हमेशा दूसरी संभावना को ज्यादा क्रेडिबल मानना चाहिए। ह्यूम यह भी बताते हैं कि इंसानों में कुछ असामान्य घटनाओं की तरफ आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है। हम चमत्कारी या अद्भुत चीजों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे सामान्य अनुभव से हटकर होती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सच हैं। वह यह भी कहते हैं कि अलग अलग धर्मों में चमत्कारों की कहानियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं।
जिससे यह साफ होता है कि सभी को सही नहीं माना जा सकता। और अगर सभी सही नहीं हैं, तो हमें किसी को भी बिना प्रमाण के नहीं मानना चाहिए। अंत में ह्यूम कहते हैं कि कोई भी चमत्कार तब तक स्वीकार्य नहीं हो सकता जब तक उसके पक्ष में इतना मजबूत सबूत न हो जो हमारे अनुभव के खिलाफ जाकर भी तर्क की कसौटी पर खरा उतरता हो। क्योंकि जब दो चीजें टकराती हैं, हमारा अनुभव बनाम एक असाधारण दावा, तो हमेशा हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट और ट्रस्टवर्दी हो। इस चैप्टर में ह्यूम तर्क और अनुभव की ताकत को चमत्कारों के मुकाबले कहीं ज्यादा विश्वसनीय बताते हैं और यह सिखाते हैं कि ब्लाइंड फेथ की जगह क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाना ही इंसानी समझ की असली पहचान है। चैप्टर 16 ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोविडेंस एंड ऑफ अ फ्यूचर स्टेट। इस चैप्टर में डेविड ह्यूम धर्म के दो बेहद गहरे और संवेदनशील पहलुओं पर बात करते हैं। पहला, क्या कोई विशेष ईश्वरीय देखभाल यानी पर्टिकुलर प्रोविडेंस होती है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है? और दूसरा, क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन यानी फ्यूचर स्टेट होता है? ह्यूम इस बातचीत को एक काल्पनिक संवाद के जरिए प्रस्तुत करते हैं जिसमें एक दार्शनिक एक धार्मिक व्यक्ति से बहस करता है। दार्शनिक का तर्क है कि हम प्राकृतिक दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वो सभी घटनाएं अनुभव और कारण प्रभाव के नियमों के अधीन चलती हैं। अगर कोई कहे कि कोई अनसीन फोर्स हर व्यक्ति की जिंदगी को खास तौर पर नियंत्रित कर रही है, तो उसका कोई स्पष्ट अनुभव या प्रमाण होना चाहिए। ह्यूम यह सवाल उठाते हैं कि अगर ईश्वर हर व्यक्ति की जिंदगी में दखल देता है, तो फिर दुनिया में इतने दुख, अन्याय और अनहोनी क्यों होती है? अगर कोई बच्चा भूखा मर रहा है या कोई निर्दोष व्यक्ति तकलीफ में है, तो क्या हम यह मान लें कि यह सब किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा है, या फिर यह कहना ज्यादा तर्क संगत होगा कि प्रकृति अपने नियमों से चलती है और उसमें दखल नहीं होता? फिर ह्यूम दूसरे पहलू पर आते हैं। क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है? वह कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है यह हम कभी अनुभव से नहीं जान सकते। हमारे पास केवल यही जीवन है जिसे हम महसूस कर सकते हैं और हर ज्ञान अनुभव पर आधारित होता है। तो जिस चीज का कोई प्रत्यक्ष अनुभव या तर्क न हो, उस पर विश्वास करना सिर्फ कल्पना हो सकता है, ज्ञान नहीं। ह्यूम बताते हैं कि लोग अक्सर डर, आशा और सामाजिक परंपराओं की वजह से इन बातों पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव होकर सोचें, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जब तक हमारे पास फ्यूचर लाइफ का कोई ठोस अनुभव या प्रमाण नहीं है, तब तक हमें इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ह्यूम यह भी मानते हैं कि इन विषयों पर चर्चा करते समय हमें सम्मान और समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये सवाल इंसान की डीपेस्ट इमोशन से जुड़े होते हैं। लेकिन फिर भी एक दार्शनिक की जिम्मेदारी है कि वह हर विचार को रीजन और एविडेंस की कसौटी पर परखे, चाहे वह कितना भी पवित्र या प्रिय क्यों न हो। अंत में यह चैप्टर यह स्पष्ट करता है कि व्यक्तिगत ईश्वरीय नियंत्रण और मृत्यु के बाद जीवन जैसे विषयों पर ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि समझ, अनुभव और तर्क से सोचने की जरूरत है। ह्यूम यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी मान्यताओं को सवालों के घेरे में लाते हैं और केवल उन्हीं विचारों को अपनाते हैं जो अनुभव और रीजन से प्रमाणित होते हैं। चैप्टर 17 ऑफ द एकेडमिकल और स्केप्टिकल फिलॉसफी। इस अंतिम चैप्टर में डेविड ह्यूम उस दर्शन शास्त्र पर चर्चा करते हैं जिसे हम शंकावादी दर्शन यानी स्केप्टिकल फिलॉसफी कहते हैं। यह वह दृष्टिकोण है जो हर बात पर सवाल करता है, हर दावे की जांच करता है और तब तक किसी भी विचार को नहीं मानता जब तक वह अनुभव और रीजन से सिद्ध न हो जाए। ह्यूम बताते हैं कि शंका करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि समझदारी की निशानी है। वह कहते हैं कि जब हम ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं तो हमें कई भ्रम, पूर्वाग्रह और झूठे विश्वासों का सामना करना पड़ता है। इन सब से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम हर विचार को खुले दिमाग से परखें, उस पर सवाल करें और केवल वही मानें जो साफ तौर पर सिद्ध हो सके। ह्यूम मानते हैं कि पूरी तरह से शंकावादी हो जाना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब इंसान किसी चीज पर विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन एक स्वस्थ शंकावाद इंसान को मानसिक गुलामी से बचाता है। वह कहता है कि हमें न तो हर बात को तुरंत सच मान लेना चाहिए और न ही हर चीज को नकार देना चाहिए।
हमें तर्क और अनुभव के बीच संतुलन बनाकर चलना चाहिए। इस चैप्टर में वह यह भी बताते हैं कि हमें दार्शनिक सोच को प्रैक्टिकल लाइफ से अलग नहीं करना चाहिए। ह्यूम मानते हैं कि दार्शनिक सोच को केवल किताबों में बंद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसका प्रयोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होना चाहिए, ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें और अंधविश्वास से दूर रह सकें। वह यह भी कहते हैं कि सेप्टिकल फिलॉसफी हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाती है, यानी यह मान लेना कि हम सब कुछ नहीं जानते और जानने की हमारी क्षमता सीमित है। यह विनम्रता हमें और ज्यादा खुला और समझदार बनाती है। अंत में ह्यूम यह कहते हैं कि सच्चा दर्शन वह नहीं जो बड़े बड़े शब्दों में उलझा हो, बल्कि वह है जो आम इंसान की जिंदगी में कुछ स्पष्टता और समझ लेकर आए। एक दार्शनिक की जिम्मेदारी है कि वह न केवल सोचने में स्वतंत्र हो, बल्कि दूसरों को भी सोचने के लिए प्रेरित करे। इस तरह यह चैप्टर हमें सिखाता है कि शंका करना कोई दोष नहीं, बल्कि ज्ञान की शुरुआत है, और अगर हम रीजन और एक्सपीरियंस के साथ चलें तो हम ज्यादा समझदार, विनम्र और जागरूक इंसान बन सकते हैं। चैप्टर 18 कंक्लूजन। इस आखिरी चैप्टर में डेविड ह्यूम अपनी किताब का सार प्रस्तुत करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हमने अब तक क्या सीखा है और इसका क्या मतलब है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंसानी समझ की शक्ति और सीमा दोनों को पहचानना जरूरी है। ह्यूम कहते हैं कि जब हम फिलॉसफी या किसी भी तरह के ज्ञान की ओर बढ़ते हैं तो हमें यह जानना चाहिए कि हमारा माइंड कितना कैपेबल है और कहां पर वह भ्रम या गलतफहमी का शिकार हो सकता है। वह यह दोहराते हैं कि हर ज्ञान का आधार अनुभव और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगर कोई विचार या सिद्धांत हमारे अनुभव या रीजन से मेल नहीं खाता तो हमें उस पर संदेह करना चाहिए। ह्यूम का कहना है कि एक सच्चा दार्शनिक वही होता है जो हर विषय को तर्क और सबूत के आधार पर परखता है, चाहे वह कितना भी पवित्र, परंपरागत या लोकप्रिय क्यों न हो। वह ब्लाइंड फेथ को खतरनाक मानते हैं और कहते हैं कि जब तक कोई दावा प्रैक्टिकल लाइफ में असर नहीं डालता या अनुभव से सिद्ध नहीं होता, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं। ह्यूम इस निष्कर्ष में यह भी कहते हैं कि फिलॉसफी को ड्राई और नीरस नहीं होना चाहिए, उसे आम जीवन से जुड़ना चाहिए, ताकि वह हमारे सोचने के तरीके, हमारे फैसलों और हमारे व्यवहार को बेहतर बना सके। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कभी-कभी बहुत ज्यादा सोचने से हम चिंता, भ्रम और अनिश्चितता के शिकार हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह रास्ता जरूरी है, क्योंकि बिना सवाल उठाए कोई सच्चा ज्ञान संभव नहीं। ह्यूम हमें यह सिखाते हैं कि सच्चे दार्शनिक वही हैं जो ज्ञान को सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बनाते, बल्कि उसे जीवन के अनुभवों से जोड़ते हैं, जो सोचते हैं लेकिन अनुभव से भी सीखते हैं, और जो हर उस विचार को चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं जो बिना कारण और बिना प्रमाण के हमारे सामने रखा गया हो। यह निष्कर्ष हमें एक जिम्मेदार और जागरूक सोच की ओर ले जाता है, जहां हम केवल वही मानते हैं जिसे हम महसूस कर सकते हैं, परख सकते हैं और तर्क से सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह ह्यूम की पूरी किताब एक गहरी, तार्किक और अनुभव आधारित सोच को अपनाने की प्रेरणा देती है, जो न केवल दर्शन शास्त्र को बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी साफ, सटीक और अर्थपूर्ण बना सकती है। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो तो जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को, जहां आपको मिलेंगी और भी दमदार किताबों की समरीज पूरी कहानी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि ये ज्ञान औरों तक भी पहुंच सके। आप अपनी पसंदीदा किताब का नाम कमेंट में जरूर लिखें। अगली ऑडियो बुक उसी पर हो सकती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। धन्यवाद।